Good morning students, myself Jagrati Gosai from Shri Ram College and welcome back to chemistry class. लास्ट लेक्चर के अंदर हम साइक्लो एल्केन्स पढ़ रहे थे और साइक्लो एल्केन्स के अंदर उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हम सारी कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइक्लो एल्केन्स। केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी साइक्लो एल्केन्स हैं उसमें से जो साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन है तो वो तो क्या होते हैं, हमें रिएक्शंस देते हैं यहाँ पे, लेकिन जो हायर साइक्लो एल्केन्स हैं दैट इज साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन वो क्या है, इजीली जो ये रिएक्शंस हैं वो इजीली रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी जो रिएक्शंस होती हैं साइक्लोप्रोपेन की या फिर साइक्लोब्यूटेन की, उसके अंदर यहाँ पे देखिए रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होती है कि जो इनकी रिंग होती है वो खुल जाती है। क्यों? क्योंकि ये कम स्टेबल होते हैं इसलिए। लेकिन जो साइक्लोपेंटेन है और जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें क्या होता है कि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है रिंग की, तो वहाँ पे सिर्फ जो कोई कंपाउंड है वो सिर्फ आके ऐड हो सकता है लेकिन उनकी रिंग जो है वो नहीं खुलती। तो उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन है हमारे पास हैलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए अब हमने लिया सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन प्लस X2। अब यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, FCl(Br)I रिएक्शन होगी। देखिए तो रिएक्शन यहाँ पे होगी इस तरह से CH2 और यहाँ पे दोनों तरफ इसके X आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए रिंग ओपन हो जाएगी और इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1,3-डाईहेलो एल्केन। इस तरह से अब एग्जाम्पल देखते हैं ब्यूटेन का, CH2 प्लस X2। X हमने बात की क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो वही सेम CH2 और दोनों तरफ X। तो ये आ गया हमारे पास 1,4-डाईहेलो एल्केन इस तरह से। तो ये रिएक्शन है देखिए किसकी, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, मतलब 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग है। उस कंडीशन के अंदर अगर हम हैलोजिनेशन करवाते हैं तो रिंग ओपन हो जाती है और दोनों तरफ क्या हैलोजन एटम्स आके ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पे हैलोजन रिएक्शंस जो हैं देखिए वो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन है, वो हैलोजेशन रिएक्शंस नहीं देते। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, देखिए इसकी रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। अगर हम इसकी रिएक्शन हैलोजन एसिड्स से करवाएं तो वही सेम चीज़ दोबारा से देखिए, साइक्लोप्रोपेन लेते हैं हम पहले प्लस HCl ले लिया। मान लीजिए हैलोजन एसिड्स हमारे पास यही होंगे HX दैट इज HCl HBr। ठीक है, रिएक्शन हुई, यहाँ पे दोबारा से देखिए रिंग ओपन हो जाएगी CH3 और CH2X। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन था, साथ में हमने रिएक्शन की हैलोजन एसिड की। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, क्लोरोप्रोपेन इस तरह से, क्योंकि हमने HCl लिया था देखिए। तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास, क्लोरोप्रोपेन आ गया। इस तरह से दोबारा वही ब्यूटेन लेते हैं, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन प्लस HBr इस तरह से। तो वही रिएक्शन हो जाएगी देखिए CH3 CH2 और यहाँ पे ये आ जाएगा Br इस तरह से। CH3 CH2 Br, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा और Br
इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या नाम आ जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन, या फिर इसको 1 ब्रोमो ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। तो ये रिएक्शन तो थी साइक्लोप्रोपेन और ये साइक्लोब्यूटेन की। लेकिन अगर हम रिएक्शन करें इसमें साइक्लोहेक्सेन की, मान लीजिए यहाँ पे देखिए रिएक्शन CH2 CH2 CH2। अब यहाँ पे अगर हम ये HX ऐड करें, देखिए इसके अंदर अगर, तो यहाँ पे HX की जगह ये HCl ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन होगी ये रिंग नहीं टूटेगी, लेकिन सिर्फ जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ये आके ऐड हो जाएगा इसके ऊपर। ये देखिए CH2 CHCl इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे तो ये क्या थे, लेस स्टेबल थे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, तो इनकी रिंग ओपन हो गई और हमें यहाँ पे हेलो एल्केन्स मिल गए। लेकिन यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन की कंडीशन के अंदर अगर हम हैलोजन एसिड ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये सिर्फ Cl आके ऐड हो जाएगा, लेकिन रिंग ओपन नहीं होगी इसकी स्टेबिलिटी के कारण। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी विद हैलोजन एसिड्स। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए इसकी, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन CH2N CH2 प्लस H2, कैटलिस्ट लेते हैं यहाँ पे पैलेडियम, प्लेटिनम या फिर निकल, हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। देखिए इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास आता है देखिए CH3 CH2N CH3। इस तरह से यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन से हमें या फिर साइक्लोएल्केन से हमें यहाँ पे नॉर्मल एल्केन्स मिल जाते हैं। मान लीजिए हम ले यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन प्लस H2, कैटलिस्ट ले लें पैलेडियम, प्लेटिनम या फिर निकल, तो यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2 CH3 ब्यूटेन आ जाएगा। साइक्लोब्यूटेन से देखिए नॉर्मल ब्यूटेन हमारे पास आ जाएगा। ये है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएं, अगर हम हायर कंपाउंड्स का, तो उनका हाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं होता। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब हमें यहाँ पे देखिए क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है साइक्लोएल्केन्स का। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए लिया CH2 साइक्लोपेंटेन हमने ले लिया। देखिए अब इसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और वो हम मान लीजिए KMnO4 लेते हैं और 5 ऑक्सीजन, इस तरह से। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर साइक्लोपेंटेन को अगर हम बहुत कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे देखिए CH2 COOH और ये COOH। तो यहाँ पे देखिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो इस तरह से होगा कि साइक्लोपेंटेन से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एडिपिक एसिड आ जाएगा। इसके 2 कार्बन्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर चेंज हो जाएंगे अगर हम कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये एडिपिक एसिड नहीं है, ये ग्लूटारिक एसिड है। अब इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे ले लें साइक्लोहेक्सेन, और अगर साइक्लोहेक्सेन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाएं CH2
इस तरह से, वही सेम KMnO4 5 ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पे देखिए CH2 CH2 COOH और ये CH2 CH2 COOH और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे एडिपिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उसमें बाकी रिएक्शंस के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये रिंग ओपन हो सके, लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर, तो वहाँ पे हम साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन के अंदर अगर उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहाँ पे रिंग ओपन होके हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स आते हैं ग्लूटारिक एसिड और एडिपिक एसिड। तो ये इतनी ही थी देखिए केमिकल रिएक्शंस साइक्लोएल्केन्स की। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, देखिए स्टेबिलिटी जो होती है साइक्लोएल्केन्स की वो डिपेंड करती है उसके साइज, रिंग का साइज क्या है हमारे पास। तो स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है रिंग के साइज पे। और उसके बाद देखिए जो साइक्लोप्रोपेन है और जो साइक्लोब्यूटेन है वो क्या है हमारे पास लेस स्टेबल हैं। इसी कारण से वो क्या करते हैं बहुत जल्दी अलग अलग रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट होके अपनी रिंग ओपन कर लेते हैं। और अगर हम बात करें 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर की, दैट इज साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है हमारे पास कि वो एडिशन रिएक्शंस देते हैं और उनकी जो रिंग होती है वो एज इट इज़ स्टेबल रहती है, वो रिंग ओपन अपनी नहीं करते और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी नहीं देते। तो यहाँ पे देखिए जो साइक्लोप्रोपेन है और जो साइक्लोब्यूटेन है उनकी लेस स्टेबिलिटी को समझाने के लिए यहाँ पे एक थ्योरी दी गई थी जिसका नाम है बेयर्स-स्टेन थ्योरी। तो देखिए बात करते हैं हम किसकी, बेयर्स-स्टेन थ्योरी। बेयर्स-स्टेन थ्योरी देखिए सबसे पहले इसको एडोल्फ बेयर ने दिया था 1885 के अंदर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, एडोल्फ बेयर ने दिए थे ये 1885 के अंदर ये थ्योरी दी थी किसको, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, इन दोनों की जो लेस स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेयर्स ने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम था बेयर्स-स्टेन थ्योरी, और उन्होंने ये 1885 में दी थी। अब देखिए बात करते हैं इसमें कि जो बेयर्स-स्टेन थ्योरी है, इस थ्योरी के अंदर उन्होंने अपने मेन जो पॉइंट्स थे या एजम्पशंस थे कि उन्होंने क्या क्या बातें कही। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बेयर्स-स्टेन थ्योरी के अंदर उन्होंने बात करी कि स्ट्रेन की, कि यहाँ पे हमारे पास जो रिंग होगी, मान लीजिए ये साइक्लोप्रोपेन है, जो यहाँ पे रिंग है उस रिंग के ऊपर कितना स्ट्रेन पड़ रहा है, और वो स्ट्रेन उन्होंने मेंशन किया देखिए किस हिसाब से। यहाँ पे देखिए हमने बात की सबसे पहले कि कार्बन, और जो कार्बन है हमारे पास उसके पास क्या है, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो उसका जो टेट्राहेड्रल एंगल है वो कितना बनता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पे बेयर-स्टेन जो थ्योरी है उसने बात करी थी मेनली किसके ऊपर, एंगल स्ट्रेन के ऊपर। उसने बात की थी यहाँ पे एंगल स्ट्रेन के ऊपर। देखिए कोई भी जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रेन लगते हैं, उसको कहा जाता है, एक तो रिंग स्ट्रेन होता है, एक एंगुलर स्ट्रेन होता है और एक टॉर्शनल स्ट्रेन होता है। लेकिन यहाँ पे जो बेयर-स्टेन थ्योरी है उसने बात करी थी सिर्फ एंगल स्ट्रेन की, और एंगल स्ट्रेन के अंदर उसने कहा देखिए कि जो हमारे पास कार्बन एटम होता है उसकी अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, जो कार्बन है हमारे पास वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर अगर है तो जो उसका बॉन्ड एंगल है हमारे पास वो इतना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये तो हमारे पास है नॉर्मल बॉन्ड एंगल। अब उसके बाद देखिए उसने कहा
कि इस बॉन्ड एंगल से जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन या फिर डेविएशन होगा, मतलब कि इसकी वैल्यू या तो इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे जो रिंग है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, एक स्ट्रेन पड़ेगा, और उस स्ट्रेन के कारण जो उनका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज़्यादा होगा, और उसी के कारण क्या है कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बात करी कि एंगुलर स्ट्रेन वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, कि जितना ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास एंगुलर स्ट्रेन आएगा उतनी ही क्या होगी, जो स्टेबिलिटी होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए बात करी इसने कि डेविएशन होता है अगर हमारे पास, इसके अंदर देखिए यहाँ बताती हूँ, ये देखो कि मान लीजिए डेविएशन हो रहा है, डेविएशन या फिर इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, किससे, नॉर्मल बॉन्ड एंगल से, कि नॉर्मल बॉन्ड एंगल है तो इससे अगर ज़्यादा बॉन्ड एंगल आ रहा है या फिर बॉन्ड एंगल कम आ रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है कि रिंग के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा। और उसने कहा कि जितना ज़्यादा जो डेविएशन है, देखिए वो उसने कहा कि जो डेविएशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंगुलर स्ट्रेन के, मतलब कि अमाउंट ऑफ स्ट्रेन के, जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतनी ही ज़्यादा रिंग के ऊपर क्या पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद उसने कहा कि जो एंगुलर स्ट्रेन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, कि जितना ज़्यादा उसके अंदर एंगल के ऊपर स्ट्रेन होगा उतनी ही ज़्यादा उसके पास क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। अब उसके बाद उसने देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट की इसके लिए, तो वो देखते हैं हम सबसे पहले। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और उसके बाद ये यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसने दो फॉर्मूलाज दिए। एक तो इसने दिया यहाँ पे कि बॉन्ड एंगल निकालना है, अगर इसका कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए 180 माइनस में 360 बाय n, ये तो दिया इसने फॉर्मूला बॉन्ड एंगल निकालने के लिए। फिर बॉन्ड एंगल से हम इसका निकाल लेते हैं, देखिए एंगुलर स्ट्रेन, और एंगुलर स्ट्रेन का उसने फॉर्मूला दिया हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस में यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल ऑफ रिंग, जितना उसका बॉन्ड एंगल आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें पहले हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल। तो साइक्लोप्रोपेन के लिए देखिए हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना आएगा, तो 180 माइनस 360 डिग्री, यहाँ पे ये डिग्री है दोनों ही, 180 डिग्री माइनस में 360 डिग्री डिवाइड बाय n, और यहाँ पे जो ये n है ये है नंबर ऑफ रिंग का जो नंबर है, यहाँ पे ये कितनी है, 3 मेंबर्ड रिंग है। तो यहाँ पे देखिए साइक्लोप्रोपेन के लिए अगर हम निकालें तो 360 डिवाइड बाय 3, ये कितना आया 180 माइनस में 120 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो मतलब ये कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर यहाँ पे ये कितना है, जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ऐसे ही हम साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन के लिए निकाल सकते हैं। तो इसका बॉन्ड एंगल आता है देखिए 90 डिग्री। उसके बाद इसका जो बॉन्ड एंगल है देखिए यहाँ पे ये हमारे पास आता है 120 डिग्री। और उसके बाद जो नेक्स्ट अगर हम बात करें देखिए साइक्लोपेंटेन का, देखिए यहाँ पे आता है ये 108 और इसका आता है यहाँ पे ये 120 डिग्री। तो ये हम इस फॉर्मूला से देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हमने कैलकुलेट किया बॉन्ड एंगल, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है एंगुलर स्ट्रेन। तो एंगुलर स्ट्रेन निकालने के लिए देखिए ये हाफ 109 डिग्री
28 मिनट माइनस में 60 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा प्लस 24.44 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि जो इसका बॉन्ड एंगल है उसके अंदर जो यहाँ पे ये डेविएशन आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन इसमें 24.44 डिग्री क्या आ रहा है, डेविएशन आ रहा है फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल। कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन साइक्लोप्रोपेन में उसमें यहाँ पे रिंग पे क्या पड़ रहा है, देखिए स्ट्रेन पड़ रहा है। जो इसकी यहाँ पे ये वैल्यू आई है, देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। अगर हम बात करें साइक्लोहेक्सेन की, तो यहाँ पे अगर साइक्लोहेक्सेन के लिए अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखिए तो 109 डिग्री 28 मिनट माइनस में 120 डिग्री, तो यहाँ पे ये आएगा, तो ये -5 डिग्री कुछ आएगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन के अंदर जो वैल्यू है ये क्या है, ये कह रहा है कि यहाँ पे ये 24 डिग्री अंदर की तरफ है, इंक्लाइंड है, अंदर की तरफ यहाँ पे स्ट्रेन आया हुआ है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन के अंदर बात करें, ये माइनस वैल्यू आ रहा है, तो ये भी डेविएशन है कि नॉर्मल 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन उससे 5 डिग्री क्या है वो ज़्यादा है। तो ये दोनों ही कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास डेविएशन या फिर डिस्टॉर्शन हो रहा है नॉर्मल बॉन्ड एंगल से। नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पे, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। यहाँ पे देखिए मैं जो एंगुलर स्ट्रेन आएगा सबका, उनकी वैल्यूज़ लिखती हूँ यहाँ पे। देखिए इसी फॉर्मूला से देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर स्ट्रेन कि हाफ में से 109 डिग्री में से हमें जितना एंगल है वो एंगल माइनस करना है। तो यहाँ पे जो देखिए वैल्यूज़ आएंगी, साइक्लोप्रोपेन के लिए आएगी प्लस 24.44 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन के लिए आएगा यहाँ पे प्लस 9 डिग्री, फिर यहाँ पे ये -0 डिग्री और यहाँ पे ये -5 डिग्री। ये देखिए ऑलमोस्ट वैल्यूज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, आपके बुक के अंदर प्रॉपर वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो वो आप बुक से देख लेना। तो यहाँ पे मेन देखिए हमें चीज़ जो समझनी है वो देखो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसने कहा कितना होना चाहिए था, जो एंगल है वो 109 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कितना डेविएशन है, 9 डिग्री डेविएशन है। और यहाँ पे देखिए जो साइक्लोपेंटेन है वो क्या है, हमारी इस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, एंगुलर स्ट्रेन की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो साइक्लोपेंटेन है वो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू 108 डिग्री है, 109 के बिल्कुल आसपास है, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्टेबल स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटेन की। और साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है वो कम स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। कहने का मतलब कि जो इनका जो एंगल है वो 109 डिग्री से बहुत कम है, तो इसमें जो स्ट्रेन है देखिए वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए साइक्लोपेंटेन क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन की जो लेस स्टेबिलिटी है उसका कारण ये है कि उनके अंदर एंगुलर स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और साइक्लोहेक्सेन के अंदर भी देखिए यहाँ पे माइनस की वैल्यूज़ आ रही हैं, और जो माइनस वैल्यूज़ आती हैं या प्लस वैल्यूज़ आती हैं, देखिए उसका मतलब यही है यहाँ पे कि अगर वैल्यूज़ प्लस हैं कि मतलब उसका मतलब तो ये है कि जो एंगल है वो अंदर की तरफ, इसके अंदर मतलब एंगल जो है वो 109 डिग्री से कम है। और पॉजिटिव वैल्यूज़ ये दिखा रहा है कि जो उसकी वो वैल्यूज़ है वो 109 डिग्री से क्या है, थोड़ी और ज़्यादा है। तो ये थी बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अब इसकी हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। इसके अंदर देखिए इसने एक और बात कही थी कि यहाँ पे जितनी भी जो रिंग स्ट्रक्चर होंगी हमारे पास वो कैसी होंगी, सारी साइक्लिक और प्लेनर होंगी। इसने बात करी थी बेयर्स ने बात करी थी कि यहाँ पे जितनी भी हमारे पास जो ये रिंग स्ट्रक्चर आएंगी वो साइक्लिक आएंगी और प्लेनर आएंगी। अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। बेयर स्ट्रेन थ्योरी की जो कमियाँ थी वो क्या थी, उसके बारे में देखिए हम बात करेंगे। अब देखिए तो इसकी पहली लिमिटेशन क्या है। अब हमारे देखिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या है, जो साइक्लोपेंटेन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन क्या है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हमारे पास कंपाउंड है देखिए वो साइक्लोपेंटेन की बजाय साइक्लोहेक्सेन होता है।
क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक 573 केल्विन पे जब इसकी रिएक्शन करी गई साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की, तो 573 केल्विन टेम्परेचर पे जो साइक्लोपेंटेन थी उसकी रिंग टूट गई, लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी रिंग क्या रही, एज इट इज़ रही। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इसकी जो थी एंगुलर स्ट्रेन के ऊपर इसने कहा कि साइक्लोपेंटेन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये उसकी थ्योरी फेल हो गई। नेक्स्ट देखिए, जो इसकी सेकंड हमारे पास लिमिटेशन है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें उसने कहा, यहाँ पे उसने सिर्फ बात करी मतलब यहीं तक, साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन तक, ठीक है। उसने ज़्यादा हायर लिया, फिर लार्ज मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करी और उसके अंदर उसने ये भी नहीं बताया कि जो लार्ज मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर थी वो भी क्या हो सकती है, बन सकती थी, और वो भी कैसी हो सकती थी, स्टेबल हो सकती थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखिए, उसने क्या कहा कि यहाँ पे जितनी भी जो स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो ये साइक्लोहेक्सेन है इसकी यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, एक तो बोट फॉर्म और एक चेयर फॉर्म। और जो बोट और चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर बनती हैं वो क्या होती हैं, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होती हैं। जो हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर आती हैं वो सारी प्लेनर नहीं होती, क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी स्ट्रक्चर देखिए हमारे पास, एक तो ये इस तरह से चेयर फॉर्म और दूसरी इस तरह से बोट फॉर्म, ये वाली हमारे पास देखिए स्ट्रक्चर्स आती हैं, और ये क्या होती हैं, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होती हैं। तो सारी जो स्ट्रक्चर हैं देखिए वो प्लेनर नहीं होती, तो उसकी ये वाली जो बात थी वो भी क्या हो गई, फेल हो गई। उसके बाद देखिए उसने क्या कहा कि जो साइक्लोप्रोपेन है हमारे पास वो क्या है, सबसे कम स्टेबल है। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव COOH साइक्लोप्रोपेन इस तरह से इसकी रिएक्शन करवाई गई HBr के साथ, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन लिया और इसकी रिएक्शन करवाई गई HBr के साथ, तो इसकी रिएक्शन 373 केल्विन तक क्या हुआ, इसने अपनी रिंग को ब्रेक ही नहीं किया। मतलब क्या कि जो साइक्लोप्रोपेन है वो भी क्या है, अगर उसके पास कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया जाए तो वो भी कैसी स्ट्रक्चर हो जाती है, स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाती है। तो ये इसकी 4 लिमिटेशंस या 4 कमियां थी किसकी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। और बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो थी वो मेनली किसके ऊपर थी, एंगुलर स्ट्रेन के ऊपर, कि उसके एंगल के ऊपर कितना स्ट्रेन पड़ रहा है उसके ऊपर। और उसने और किसी भी स्ट्रेन की बात नहीं कही, सिर्फ उसने एंगुलर स्ट्रेन की बात करी यहाँ पे, ना तो उसने रिंग स्ट्रेन की बात करी और ना ही टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करी। उसने अपनी जो थ्योरी दी वो सिर्फ एंगुलर स्ट्रेन के ऊपर दी। तो ये हमारे पास थी बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो यहाँ तक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।